बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम बचपन से सूडान में खाना जंगी के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप अगर नक्शे को उठा के देखें तो आपको दो ममालिक नज़र आएंगे, एक सूडान और एक साउथ सूडान। आखिर सूडान में जंग क्यों चल रही है? पहले 50 साल किस तरह नॉर्थ और साउथ में जंग हुई और अब पिछले 20 साल से ईस्ट और वेस्ट के अंदर जंग हो रही है। यहाँ पे कौन कौन से कबायली हैं, यहाँ पे किस तरह से आलमी ताकतें अपनी जंग लड़ रही हैं, पाकिस्तान का इस सूडान के मामले में क्या कसूर है और इसके साथ ही यूएई को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखें, पहले 3 सल्तनतों ने सूडान पर हुकूमत की। पहले इजिप्शियंस ने की, वहाँ पे ओटोमन अम्पायर के गवर्नर थे, वो आए और यहाँ पे काफ़ी अरसे तक वो यहाँ पर हुकूमत करते रहे। लेकिन सूडान इससे पहले कई कबीलों की हुकूमत पे मबनी था। एक डारफुर के अंदर वहाँ पे एक सल्तनत थी, एक खरतूम के अंदर सल्तनत थी और एक साउथ वाली साइड के ऊपर सल्तनत थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि पहले इजिप्शियंस, फिर ब्रिटिश, उससे पहले जो है वो मिस्रियों ने यहाँ पे हुकूमत की। लेकिन 1956 में जब ये आज़ाद हुआ तो पहले 3 साल के अंदर ही 3 दफ़ा कूप हुआ और वहाँ पे हुकूमतें गिराने की कोशिश की गई। इस अरसे के दौरान यानी कि 69 ईयर्स के अंदर यहाँ पे 20 कूप हो चुके हैं, इसके साथ ही 3 सिविल वार्स हो चुकी हैं, जेनोसाइड्स हो चुके हैं और मुल्क तकसीम हो चुका है। देखें, सूडान की अगर साउथ सूडान के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सूडान है, सूडान की साइड पे जो ऊपर वाला साउथर्न सूडान कहलाया जाता है, वहाँ पे अरब इस्लामिक जो कबाइल हैं वो बहुत ज़्यादा अक्सरियत में पाए जाते हैं। और इसके साथ ही जो नीचे है यानी कि खरतूम से नीचे जो साउथ है, साउथ सूडान, वहाँ पे तकरीबन क्रिश्चियंस और इसके साथ 300 के करीब डिफरेंट एथनिक और दीगर ग्रुप हैं, मज़ाहिब, जो कि वहाँ पे अक्सरियत रखते हैं। जबकि असल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सूडान के अंदर है और वहाँ पे मिलिट्री, उसके इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल और इसके साथ साथ और दीगर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ है, वो ये है कि ये दोनों ममालिक तकसीम तो हो गए, इसकी तकसीम की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन साउथ के अंदर पाइपलाइंस और रिफाइनरियाँ हैं, जबकि नॉर्थ के अंदर जो है वो असल में ज़ख़ीरे हैं। अब 3 साल जब ये आज़ाद हुए तो पहले 3 साल के अंदर 3 कू हुए यहाँ पे और उसके बाद एक मिलिट्री डिक्टेटर यहाँ पे कामयाब हो गया, मगर जंग फिर भी 20 साल ना रुकी। 1956 से 1972 के दरमियान पहली सिविल वार यहाँ पे होती है और जो सदर बनते हैं वो बनते हैं जाफ़र निमरे। जाफ़र निमरे जो हैं वो साबिक कर्नल थे। उन्होंने वन पार्टी सोशलिस्ट का एजेंडा लिया और उन्होंने जो नॉर्थ है उसको सेल्फ रूल की इजाज़त दी। अब हम ये देखते हैं कि एक लड़ाई होती है, उसके अंदर जो साउथ है उसको ऑटोनॉमी मिल जाती है और उसके बाद कुछ अरसे के लिए वहाँ पे सुकून होता है। लेकिन जब इन्होंने शरिया नाफिज करने की कोशिश की यहाँ पे तो इनके खिलाफ भी 3 कू हो चुके थे और ये उनको सरवाइव कर चुके थे। बहरहाल गैर मुस्लिमों ने यहाँ पे बगावत कर दी और उसके बाद देखा जाता है कि 20 साल तक यहाँ पे खाना जंगी रही और 1985 तक जो है वो निमरी जो है वो मुख्तलिफ कूज को सरवाइव करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक कू कामयाब हो जाता है और एक डेमोक्रेटिक हुक्मरानी का अंदाज है वो वहाँ पे अपनाया जाता है। 4 साल ये रहती है और 1989 तक जो है फिर उसके बाद कहा जाता है कि एक डिक्टेटर उमर अल बशीर ने अगले 30 साल तक यहाँ पे हुकूमत की। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग गेम है कि किस तरह उमर अल बशीर के 2 वॉरियर्स जो हैं जिनको उसने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया, इस वक्त सूडान के अंदर वो आपस में लड़ रहे हैं। अब जब उमर अल बशीर आता है तो डारफुर के अंदर एक जेनोसाइड होती है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे 2 तरह के लोग और कबीले आबाद थे। एक अरब चरवाहों के कबीले थे, जबकि दूसरे यहाँ पे जो गैर अरब थे वो यहाँ पे काश्तकार थे। अब यहाँ पे 2004 से पहले, 2003 से पहले कहत आया, खुश्क साली आई और पानी और जगह के ऊपर इनकी लड़ाइयाँ हुई। इस सारी के सारी सिस्टम को देखते हुए कि जो वफाक है वो अरब कबाइल
कबाइल को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे 2003 के अंदर सूडान लिबरेशन आर्मी बनी और साथ ही जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट, ये दो मूवमेंट जो हैं एट ए टाइम डारफोर के अंदर ये स्टार्ट हो गई और इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो उमर अल बशीर सदर थे सूडान के, उन्होंने जो अरब कबाइल थे उनको सपोर्ट किया और इसके साथ ही जो एक तंजीम थी अरब मिलिशिया की, उसका नाम रखा गया जंजवीद। ये जंजवीद है, ये नॉन अरब गांव थे, वहाँ पे विलेजेस थे जो बागी थे, उनको ये वहाँ पे हमला आवर होते थे। इन्होंने मास किलिंग की, वहाँ पे सिस्टमेटिक रेप्स की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायत हमारे सामने आई और इसके साथ ही पूरे पूरे गांव को जला दिया गया और बहुत से यानी कि 2.5 मिलियन लोगों को वहाँ पे माइग्रेशन पे मजबूर कर दिया गया और 3 लाख लोगों को वहाँ पे यूएन के एस्टीमेट के मुताबिक मार दिया गया। अब होता क्या है कि सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। आईसीसी जो है उमर अल बशीर को कन्विक्ट कर देती है। ये पहली सरकारी पोस्ट थी जिसको आईसीसी ने कन्विक्ट किया। इसके बाद हमने देखा कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भी कन्विक्ट किया गया। अच्छा, ये सारे का सारा मामला होता है, आईसीसी और इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट को सरवाइव कर जाता है उमर बशीर और ये रहता है उमर अल बशीर 2019 तक। और इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि जब ये सारे का सारा प्रेशर आता है, यूएन, यूएस, यूके और दीगर ममालिक जो हैं वो आते हैं, तो एक कम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट किया जाता है 2005 के दरमियान और उसमें ये कहा जाता है कि जी साउथ को ऑटोनॉमी दी जाएगी 6 साल के लिए। उसके बाद इनको ऑयल रेवेन्यू के अंदर इनको शेयर दिया जाएगा और 6 साल के बाद 2011 में रेफरेंडम करवाया जाएगा। और फिर जब 2011 में रेफरेंडम आता है तो 98.8% जो लोग हैं वो इसके हक में वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही साउथ इंडिपेंडेंट होता है, हम ये देखते हैं कि वहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का मसला, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने के लिए ना कैपेबिलिटी थी ना पैसे थे। इसके साथ ही जो उनको टेंशन होती है वो ऑयल के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर जो है सूडान से मसले शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही फिर देखा यह जाता है कि अपनी आज़ादी के 2 साल के अंदर ही इनके अंदर भी आपस में मुख्तलाफात शुरू हो जाते हैं और इंटरनल डिवीजन की वजह से यहाँ पे सिविल वार शुरू हो जाती है। लेकिन जो जंजवीद होते हैं सूडान के अंदर, ये अरब मुसलमानों के ऊपर ये फोर्स है एक, और ये दारफोर के अंदर उस वक़्त ये लड़ी थी और ये अपना नाम चेंज कर लेती है रैपिड सपोर्ट फोर्स। आरएसएफ का मौजूदा जो इस वक्त सारे कत्लेआम चल रहा है, इसके अंदर आपने नाम सुना होगा आरएसएफ। तो बेसिकली इसको हुकूमती फंड्स भी दिए जाते हैं उस वक्त, उमर अल बशीर के दौर में इनको ओहदे दिए जाते हैं और इसका जो हेड होता है वो होता है मोहम्मद हमदान दगालो। ये जो दगालो हैं ये साहब जाने जाते हैं हमीदी के नाम से, जनरल हमीदी के नाम से। इन्होंने अपने मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए। यमन में इन्होंने अपने जंगजू भेजे लड़ने के लिए, इन्होंने लीबिया के अंदर अपने जंगजू भेजे लड़ने के लिए ताकि फ़ाइटर भेज के उनसे सपोर्ट हासिल की जा सके। और अब इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ एक यूएई इसको सपोर्ट कर रहा है। ये कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो जंग जो कि साउथ और नॉर्थ के दरमियान थी, अब ईस्ट और वेस्ट के दरमियान ये जंग शुरू हो गई और ये दोनों ग्रुप जो कि इकट्ठे मिल के वहाँ पे दारफुर जेनोसाइड इन्होंने किया, ये अब आपस में लड़ रहे हैं। अब देखें, 2 फोर्सेस हैं। एक है आरएसएफ जिसका मैंने आपको बताया कि जनरल हमीदी उसको लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ है एसएएफ जिसको अब्दुल फतेह अल बुरहान जो हैं वो लीड कर रहे हैं। अब्दुल फतेह अल बुरहान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बॉर्डर गार्ड में थे वहाँ पे, उसके साथ फिर इन्होंने ये मिलिट्री कॉलेज के इंस्ट्रक्टर बन गए और फिर हमने ये देखा कि ये कमांडर सूडान फोर्सेस रहे, वहाँ पे रिटायर हुए। और इसके साथ ही दारफूर के अंदर जो बगावत है उसको क्रश करने के अंदर जनरल हमीदी और जनरल अब्दुल अल फतेह ने एक अहम किरदार अदा किया। अब 2018-2019 आ जाती है और उमर अल बशर की हुकूमत होती है वहाँ पे, लेकिन मईशत तबाह हो जाती है,
तेल और खुराक की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें करना शुरू कर देती हैं, इन्फ्लेशन 70% हो जाती है, सब्सिडी जो है IMF के प्रेशर पे वहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है। तो उसके बाद वहाँ पे अब्दुल अल फतेह अल बुरहान को सूडानी आर्मड फोर्सेस का IG लगा दिया जाता है और उनको खर्तूम में वापस बुला लिया जाता है। इसके साथ ही 2019 में RSF को भी उमर अल बशीर जो है वहाँ खर्तूम में बुला लेते हैं। अब जब ये दोनों वहाँ पे इकट्ठे होते हैं जिन्होंने दारफोर जेनोसाइड किया था, तो अप्रैल 2019 में ये साजबाज करके आपस में उमर अल बशर की हुकूमत का तख्ता पलट देते हैं और उसको फारिग कर देते हैं और वहाँ पे एक सिविलियन हुकूमत बना दी जाती है। अब्दुल फतेह अल बुरहान जो है वो एक मिलिट्री कौंसिल के हेड बन जाते हैं जो कि हुकूमत को देख रहे होते हैं, जबकि उनके नायब के तौर पे जनरल हमीदी RSF के जो अब इस वक्त सरबराह हैं वो आ जाते हैं, जो कि अरब जंगजू में से जिनका शुमार होता है, वहाँ पे कबायलियों को ये लीड कर रहे हैं। अब ये सारे का सारा मामला चलता है तकरीबन 2-3 साल, ये बड़ी मुश्किल से ये सिविलियन हुकूमत चल रही होती है। तो 2021 के अंदर फिर खू हो जाता है और अब्दुल फतेह अल बुरहान जो हैं वो जो उस वक़्त के PM थे हमदोक, उनको कैद कर लेते हैं। फिर प्रेशर आते हैं, मास प्रोटेस्ट होता है और फिर कहा यह जाता है कि उनको रीइंस्टेट कर दिया जाता है। लेकिन 2022 के अंदर वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं हो सकते और वो रिज़ाइन दे देते हैं। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि 2023 में अब्दुल फतेह अल बुरहान और जनरल हमीदी जो हैं वो आपस में इक़्तिदार की कशमकश के अंदर लड़ पड़ते हैं और वो एक दूसरे से कंट्रोल लेने के लिए फुल स्केल वार जो है खर्तूम के अंदर और पूरे सूडान के अंदर फैल जाती है। हज़ारों लोग जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, लूट मार कहत, और इसके साथ ही एथनिक मैसेक्री जो है वो शुरू हो जाती है। और अब इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है UN के मुताबिक वो इस वक्त सूडान के अंदर चल रहा है। अब RSF जो है वो दारफुर के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है और इसके साथ ही खर्तूम के कुछ हिस्सों के ऊपर उसका कंट्रोल है। और इसके साथ जो सूडानी आर्मड फोर्सेस हैं जिसे जनरल बुरहान आर्मी कहा जाता है, वो ईस्टर्न सूडान के ऊपर उनका कब्जा है और ये आपस में बुरे तरीके से इस वक्त लड़ रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया को उठा के देखा जाए कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, तो इजिप्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है बुरहान आर्मी को। इसके साथ ही जो एरिट्रिया है वहाँ पे बुरहान आर्मी के SAF के मिलिट्री कैंप हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं वहाँ पे। इथियोपिया ने अपनी मिलिशिया को बॉर्डर के ऊपर लगाया हुआ है और वो भी SAF को सपोर्ट कर रही हैं ताकि वो कन्फ्लिक्ट जो है वो इनके मुल्क में ना आ जाए। ईरान जो है SAF को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। तुर्की जो है वो बेरख्तार ड्रोन्स जो है SAF को फराहम कर रहा है। रूस पहले RSF को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब फिर वो जो है बुरहान आर्मी उसको सपोर्ट कर रहा है जो कि इस वक्त हुकूमत में है। अमेरिका ने भी ये कहा है कि क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं तो हम इसके ऊपर हमला करेंगे, और बज़ाहिर लग ये रहा है कि अमेरिका भी SAF को ही सपोर्ट कर रहा है। और अब तक 40,000 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 30,000 तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की अमवात हो चुकी हैं। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 1.3 करोड़ लोग, जबकि कुछ अंदाजे के मुताबिक 14 मिलियन यानी 1,40,00,000 लोग जो हैं वो डिस्टेबलाइज हो चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, और जिनमें से 40 लाख लोग जो हैं वो हमसाया ममालिक के अंदर जा चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि RSF को कौन सपोर्ट कर रहा है। तो RSF को सपोर्ट करने में UAE अरब अमारात का नाम आ रहा है और वो वहाँ पे वेपन्स भेज रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं कि पाकिस्तान का शुमार या इस फड्डे के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है। और ये जो अदरीस अबू लुलू जो है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचाया हुआ है, जिसने एक ही झटके के अंदर 20-20 लोगों को मार के उनकी फुटेजेस टिकटॉक के ऊपर अपलोड की हुई हैं, जो ये कह रहा है कि मैं हर रोज़ कम से कम 2000 लोगों को मारता हूँ, आज मैंने सिर्फ 1850 लोगों को मारा है, तो मेरा एपिटाइट जो है वो अभी फिल नहीं हुआ। और वो उसके साथ ही औरतों के साथ ज्यादतियां करते हुए फुटेज बना के वो सारा कुछ जो है वो टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर रहा है। इस चीज़ ने एक तूफान बर्पा कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। इस चीज़ को
बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, या आप ये समझ लें कि डिस्टर्ब किया आरएसएफ की रेपुटेशन को। और फिर इस हवाले से जो जनरल हमीदी हैं उन्होंने अपना एक बयान भी दिया कि हम इसके ऊपर कमेटी बना दी है, और फिर एक फुटेज आई जिसके अंदर अबू लुलू को गिरफ्तार किया गया है, उसको हथकड़ियाँ लगाई गई हैं। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि इतने खौफनाक तरीके से जेनोसाइड किया गया है कि एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर 460 मरीज़ और उनके लवाहिकीन को एक ही झटके के अंदर मार दिया गया। अस्पताल की फुटेजेस में ऐसे सीढ़ियों के ऊपर, फ्लोर के ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं कि इंसान हिल जाता है। और जो फुटेजेस अबू लुलू ने शेयर की हैं और पोस्ट की हैं वो भी इंतहाई खौफनाक हैं कि किस तरीके से वो अपनी गन्स को टेस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पे एक ही झटके के अंदर ख़त्म कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला भी अब इस तरफ चला गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये मामलात हो रहे हैं और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और लड़ाई हो रही है इस वक्त सूडान के अंदर। अब पाकिस्तान की बारी आ जाती है कि पाकिस्तान से मदद मांग ली। अब यहाँ पे एकदम से इंसान सोच में मुब्तला हो जाता है कि भाई कौन सी मदद मांग ली, हमने क्या करना था। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है कि 2025 के अंदर सूडान के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए थे जिन्होंने 8 फाइटर जेट से लेके यूएवीज़ जिसमें 20 शेपर्ड 2 शामिल हैं और इसके साथ बेतहाशा यूएवीज़, आर्मर्ड फोर्सेस की वहीकल्स और पता नहीं क्या कुछ उसका ऑर्डर दिया हुआ है पाकिस्तान को। और उसमें मेरे ख्याल से किसी हद तक चाइना की परमिशन भी दरकार है। आलमी ताकतें भी पाकिस्तान को कह रही होंगी कि देना है या नहीं देना। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्शियल सा इशू है और इस पे मुबैना तौर पे कोई भी इंफॉर्मेशन हतमी नहीं है कि पाकिस्तान ने वो सब कुछ कैसे देना था। वो $1.5 बिलियन सूडान की इस हुकूमत को जो कि इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और आधे सूडान के ऊपर आरएसएफ ने कब्जा किया हुआ है, तो ये सूडान आर्मर्ड फोर्सेस पाकिस्तान को $1.5 बिलियन कैसे देंगी, कैसे सॉवरन गारंटी ली जाएगी, किस तीसरे पार्टनर को शामिल किया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि इसको अभी रोके हुए हैं। लेकिन ये जो सारे का सारा मामला है, इस वीडियो को करने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि इस वक्त सूडान के अंदर चल क्या रहा है और लड़ाई इस वक्त जारी है। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई अभी इतने आराम से रुकने वाली नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।